गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में हमने हमारी पिछली कक्षा में राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता तथा उस सिद्धांत का अर्थ और परिभाषाओं के संबंध में तथा उसके धाराओं के संबंध में अध्ययन किया था। आज हम उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में देखेंगे तथा उसके महत्व को भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की क्या क्या विशेषता हैं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत यथार्थ पॉलिटिकल थ्योरी के स्वरूप को इससे संबंधित कुछ विशेषताओं से पहले कुछ दो प्रश्न उपस्थित होते हैं। एक पहला प्रश्न ये है कि अधिकांश राजनीतिक सिद्धांत का जो स्वरूप है वो दार्शनिक स्वरूप वाला क्यों है, फिलोसॉफिकल नेचर क्यों है आखिर पॉलिटिकल थ्योरी का। और दूसरा, अधिकांश राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक क्यों नहीं है, अवैज्ञानिक क्यों है। ये दो प्रश्न हैं। पहले इस प्रश्नों का समाधान ढूंढते हैं, फिर उसके बाद में अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का जो दार्शनिक स्वरूप, फिलोसॉफिकल जो उसका नेचर है क्यों है। तो देखो, इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि कई राजनीतिक सिद्धांत के एक बहुत बड़े भाग का निर्माण राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा किया गया। मतलब हमारा जो राजनीति विज्ञान है उसमें जो राजनीतिक सिद्धांतों का जो निर्माण किया गया था वो उन राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा किया गया था। और जो दार्शनिक होगा तो स्वाभाविक है कि उसके विचारों पर, उसके मंथन पर, हर उसके आइडिया पर फिलोसॉफी का इफेक्ट होगा। आप देखिए, प्लेटो, अरस्तु, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जे.एस. मिल, बर्ट्रैंड रसेल, ये सभी एक प्रकार के यूँ कहें कि सभी फिलोसोफर थे। ठीक है। और यही नहीं, इसके साथ साथ जो कल्पनावादी समाजवादी जो कहा जाता है, जैसे थॉमस मोर हैं, रॉबर्ट ओवन हैं, ये भी एक प्रकार के सभी दार्शनिक चिंतक थे। तो इन लोगों ने जो भी अपने विचार प्रकट किए राजनीतिक क्षेत्र में, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर दर्शन का प्रभाव पड़ेगा। समय समय पर दार्शनिक सिद्धांत की रचना करते रहे और इन दार्शनिकों ने जो कुछ भी लिखा उनके पीछे व्यावहारिक उद्देश्य थे, या तो उस काल की राजनीतिक संस्थाओं को समर्थन देने के लिए या उनकी आलोचना विरोध करने के लिए लिखा गया, ताकि स्पष्ट हो सके कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन अपेक्षित है और ये दार्शनिक अंधत्वगत राजनीतिक समाज के लक्ष्यों और उद्देश्यों से सरोकार रखते थे। आई बात समझ में। तो उस समय की जो भी वर्तमान तत्कालीन समय की जो व्यवस्था थी उसके या तो विरुद्ध में या उसको संशोधन करने के लिए, बदलाव करने के लिए जो कुछ भी परिवर्तन किया तो उसको देखते हुए उन्होंने किया, तो स्वाभाविक था कि वो प्रभाव ऊपर परिलक्षित होता ही है, दिखाई देता ही है। ठीक है। चूंकि राजनीतिक समाज के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में निरंतर वाद विवाद और विचार विमर्श अपेक्षित है, अतः राज्य से संबंधित समस्याओं का दार्शनिक चिंतन मनन आवश्यक हो जाता है। दूसरा कारण ये देखें कि प्लेटो से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक अब राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं के रूप में दार्शनिकों का वर्चस्व हो रहा है। कि जितनी भी आप देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत दिए गए वो मोस्टली, विशेषकर आप प्लेटो से लेकर आप देखिए 20वीं शताब्दी के मध्य तक सभी राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा ही दिए गए थे। इसमें देखेंगे कि दार्शनिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रश्नों और समस्याओं के बीच अंतर स्पष्ट नहीं दिखाई देता। राजनीतिक सिद्धांत की रचना का राजनीतिक दार्शनिक रहे हैं और राजनीतिक दार्शनिकों मार्गदर्शन तार्किक बुद्धिवाद के नियम से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये कहना प्रतीत होगा कि राजनीतिक सिद्धांत के विकास में दर्शन का प्रभावी भूमिका रही है और बहुत से राजनीतिक प्रश्न जैसे राजनीतिक दायित्व, न्याय, सत्ता, ये सब आदि मूल्यपरक हैं और दर्शन का इन पर जबरदस्त प्रभाव है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न उपस्थित हो कि हमारे राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक स्वरूप क्यों है, क्योंकि प्रतिपादित करने वाले सभी लोग कौन थे, दार्शनिक थे। राजनीतिक दार्शनिकों ने जो अपनी विचार प्रकट किए उनका पूरा उनका इफेक्ट होता है, प्रभाव दिखता है। ठीक है। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत है अवैज्ञानिक क्यों है। तो आप देखिए, विज्ञान यथार्थ के विवेचन की विधि है। इसमें प्रेक्षण, पर्यवेक्षण, अवलोकन सब कुछ होता है। और वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु, घटना को जैसी है वह है उसी रूप में उतना ही जाना जाता है और न कम न उससे अधिक। वैज्ञानिक पद्धति की मूल विशेषता ये है कि तथ्य और प्रमाणों के आधार पर जांच योग्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं और ये निष्कर्ष ऐसे होने चाहिए कि दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके।
मतलब शुद्ध विज्ञान की बात करें तो वहाँ पर प्रयोग होते हैं, प्रेक्षण होता है, अवलोकन होता है और पर्यवेक्षण होता है, ये सब होता है। और वैज्ञानिक पद्धति में ऐसा होता है कि जो कुछ भी वस्तु या घटना है तो वो उसके उसी रूप में अध्ययन किया जाता है, उससे बाहर जाने की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस दृष्टि से आप देखेंगे कि हमारे जो राजनीतिक सिद्धांत है वो वैज्ञानिक नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाओं का जो कंसेप्ट है वो स्पष्ट और सुनिश्चित भी नहीं है। राजनीतिक सिद्धांतकारों का मूल्य के प्रति आग्रह रहा है और भविष्यवाणी करने की पर्याप्त क्षमता में नहीं है। इससे अतिरिक्त वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में अनेक कठिनाइयाँ भी थी। कठिनाई एक ये थी कि राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में एक तो दार्शनिक विरासत रही है, जो मैंने आपको स्पष्ट किया, और यह विरासत से छुटकारा बिल्कुल पा ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो भी प्रतिपादन किया वो उन्हीं के द्वारा किया गया था। और कुछ राजनीतिक सिद्धांतों का अनुभवी परीक्षण संभव नहीं है, उन्हें मात्र विश्लेषण योग्य सिद्धांत कहना ही पर्याप्त होगा। और अधिकांश राजनीतिक सिद्धांत तो बिल्कुल मूल्यपरक हैं, वैल्यू से जुड़े हुए हैं, वैल्यू से अर्थात मूल्य से अलग उनको नहीं कर सकते थे। इस वजह से इनका जो स्वरूप है वो अवैज्ञानिक कहा जा सकता है। आई बात समझ में? तो आप देखेंगे कि हमारा जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, दोनों की प्रकृति बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, दोनों का स्वरूप बिल्कुल हमें भिन्न भिन्न दिखाई देता है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि किस प्रकार से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति रही है और किस प्रकार से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति रही है। पहले देखते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादक के व्यक्तित्व दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। आप देखिए, प्लेटो से लेकर कांट, हीगल, ग्रीन तक के जो राजनीतिक सिद्धांतों ने सदैव हमेशा से आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में प्रतिपादित किया। इन लोगों ने जो भी, जैसे प्लेटो है, कांट है, हीगल है, ग्रीन है, इन लोगों ने जो भी अपने राजनीतिक सिद्धांत दिए वो एक प्रकार से यूँ कहें कि फिलोसॉफी से, एथिक्स से पूरी तरह से एक जुड़कर उन्होंने इस प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उस समय के राजनीतिक चिंतक अपने आप को किसी न किसी तात्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी और शाश्वत समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने मानव जीवन और समाज के लक्ष्यों और मूल्यों को अपना ध्यान लगाया। उनके विचारों को व्यक्तिगत दृष्टिकोण, चिंतन, कल्पना, आध्यात्मिक सिद्धांतों से वो उद्दीत हुए। शाश्वत और उच्च स्तरीय तत्वों से संबद्ध होने के कारण उनकी चिंतन प्रणाली तार्किक और निगमनात्मक है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार के जो उन्होंने एक दर्शन को आधार बताते हुए, मानते हुए, उन्होंने मूल्यों के साथ जोड़ते हुए और इस जिसमें कल्पना भी है, आध्यात्मिक सिद्धांत भी हैं, ये सब कुछ साथ में जोड़ते हुए ये सिद्धांत अपने प्रतिपादित किए। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों में मूल्यों, आदर्शों, परम तत्वों को सर्वोपरि स्थान दिया गया। प्लेटो का न्याय सिद्धांत देखिए, अरस्तु का मध्यम प्रजातंत्र देखिए, लॉक का प्राकृतिक कानून देखिए या रूसो की सामान्य इच्छा देखिए, ये सभी इस प्रकार के सिद्धांत हैं और सभी सिद्धांत निर्माताओं की मान्यताओं से ही निकले हैं। उनके समक्ष आनुभविक तथ्यों, जांच, प्रमाण और अवलोकन का कोई महत्व नहीं है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में। और ये लोग मूल्यों, मान्यताओं आदि को इतना अधिक महत्व देते थे कि उनके लिए राजनीतिक सिद्धांत, राजदर्शन और राजनीतिक विज्ञान पर्यायवाची बन जाते हैं। आई बात समझ में? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की एक भी विशेषता हमें वहाँ पर नहीं दिखाई देती है, न झलकती है। आधुनिक शब्दावली में परंपरावादियों के चिंतन क्षेत्रों को अधिक अनुशासनात्मक माना जा सकता है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, मार्क्स आदि प्रमुख विचारक लगभग सभी सामाजिक विषयों और विज्ञानों में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किए हुए हैं। उनके समय के राजनीतिक विज्ञान को स्वायत्त और पृथक तो बिल्कुल ग्रहण ही नहीं किया गया था। परम तत्वों, शाश्वत सत्य से संबंधित होने के कारण अधिकांश शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत प्राय बौद्धिक हैं। वे तर्क और निगमनात्मक निष्कर्षों पर आधारित थे। इसी कारण वे यथार्थ और व्यवहार से बिल्कुल अलग हैं। उनके निष्कर्ष गणितीय परिमाणन, तथ्य संग्रह, पर्यवेक्षणात्मक सत्यापन, सर्वेक्षण जैसी पद्धतियों, वैज्ञानिक पद्धतियों पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं है। उनका कोई इससे भी लेना देना नहीं है। परंपरावादी राजनीतिक विचारकों की सबसे बड़ी दुर्बलता ये रही है कि वे मूल्यों, नैतिकता, आदर्शों, परम सत्य आदि पर विचार करते समय धर्म और दर्शन में डूब जाते थे और वे राजनीति की ठोस भूमि को त्याग कर कल्पना लोक में चले जाते थे। वे आकाश में बैठकर धरती की ओर देखते थे। ये किसके बारे में बात की गई है? परंपरावादी राजनीतिक विचारकों के संबंध में। आई बात समझ में? क्या क्या कि वो हमेशा मूल्यों, नैतिकता और आदर्श और परम सत्य, परम तत्व, इनको सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। इसलिए उनके पूरे विचार में, पूरे आइडिया में रिलीजन और फिलोसॉफी उसी में पूरी तरह कन्वर्ट हो जाते थे। इसलिए वो कह सकते हैं कि राजनीति की जो वास्तविक यथार्थ की जो ठोस हुई उसको त्याग करके कल्पना लोक में चले जाते थे। ठीक, तो ये हो गए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में, जिसके में किस तत्व को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था उसके संबंध में देखा। अब हम देखते हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में यहाँ पर किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है।
देखिए, आधुनिक राजनीति सिद्धांत सबसे पहले है कि ये वैज्ञानिक पद्धति और अनुभववाद पर आधारित है। जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है, जो प्रयोग के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो तथ्यों से जानकारी प्राप्त होती है, उस पर सबसे ज़्यादा बल देता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ध्यान रखना विद्यार्थियों कि दोनों डिफरेंट है, परंपरागत और राजनीतिक सिद्धांत, परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ये मानव व्यवहार के यथार्थ अध्ययन पर पूरी तरह से आधारित है। मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है और यथार्थ अध्ययन पर सबसे ज़्यादा बल देता है। ये मूल्यों के बजाय तथ्यों पर बल देता है, फैक्ट पर ज़्यादा बल देता है, जबकि परंपरागत राजनीति विज्ञान वैल्यूज अर्थात मूल्यों पर बल देता है। ये राजनीति को दर्शन, कल्पना और इतिहास से दूर ले जाकर विज्ञान सम्मत बनाने की कोशिश करता है। कौन? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या कहता है कि मैं उसमें आधुनिक राजनीति विज्ञान में दर्शन को, कल्पना को, इतिहास को कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है, बल्कि पूरी तरह से शुद्ध विज्ञान बनाने की ओर प्रेरित है, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसी प्रकार का ये भी विज्ञान बनाने की ओर प्रयत्न है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में व्यवहारवादी आंदोलन के आधुनिक राजनीतिक चिंतन के अध्ययन में एक नई दिशा प्रदान की। आप देखेंगे व्यवहारवादी आंदोलन जो अपना अगला टॉपिक उसमें देखेंगे कि व्यवहारवादी आंदोलन हुआ, उसका मकसद यही था। उसके समर्थक जो भी थे, चार्ल्स मेरियम, डेविडसन, हेरल्ड लॉसवेल, रॉबर्ट डेल, आमन, कॉल्डैस, ये जो भी थे, इनका मकसद यही था कि राजनीतिक विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान की बनाने की ओर अग्रसर होना। तो देखिए, आधुनिक और परंपरागत दोनों में बिल्कुल डिफरेंस दिखाई देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं राजनीति विज्ञान में सिद्धांत है, उसका क्या महत्व है। सिद्धांत के महत्व के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है कि राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, मतलब राजनीति विज्ञान को विद्वानों द्वारा अरस्तु के समय से ये प्रयत्न रहा है कि राजनीतिक व्यवहार से संबंधित ज्ञान को विज्ञान का रूप किस प्रकार दिया जाए। राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में लाने का प्रयत्न का मूल उद्देश्य ही निरंतरताओं और सामान्यीकरणों की तलाश करके सुनिश्चित और संभावित व्यवहारों का संकेत देना, मतलब इस राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना, उसको साइंटिफिक स्टडी के रूप में उसको स्थापित करना। इसलिए उसमें राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उसको विज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए उसमें कई प्रकार की जो कंटिन्यूटी अर्थात निरंतरता और सामान्यीकरण की तलाश करके एक सुनिश्चित और संभावित व्यवहार का संकेत करके स्पष्ट निष्कर्ष देकर उसको विज्ञान सम्मत बनाना। जब किसी शास्त्र का अध्ययन व्यवस्थित सिस्टमाइजेशन का इतना अधिक समावेश हो जाए कि प्रामाणिक सामान्य नियमों का प्रतिपादन की स्थिति उत्पन्न हो जाए और उन सामान्य नियमों से हम किसी विशेष स्थिति का अध्ययन करने में समर्थ हो या सामान्य भविष्यवाणी की जा सके, तो विषय विज्ञान की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें एक प्रकार का व्यवस्थितता अर्थात सिस्टमाइजेशन का समावेश हो जाए और प्रामाणिक सामान्य नियमों का प्रतिपादन की स्थिति उत्पन्न की जाए, उसमें बिल्कुल एकदम फैक्ट के साथ ऐसे कुछ नियम जो सर्वमान्य हो और हमेशा एक ही निष्कर्ष को पैदा करते हो, ऐसे सामान्य नियम जब स्थापित हो जाएं तो हम किसी विशेष स्थिति का अध्ययन करने में उसमें समर्थ हो सकते हैं और सामान्य भविष्यवाणी भी की जा सकती है, तो वो विषय विज्ञान की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने में सहायक होता है। वह राजनीति विज्ञान को सामान्यीकरणों के आधार पर राजनीतिक व्यवहार का एक विज्ञान विकसित करने की ओर प्रवृत्त करता है। इसके द्वारा नए क्षेत्रों की खोज, नए सामान्यीकरण, उपागम और सिद्धांतों की उपलब्धि होता है। बात समझ में आ रही है आपको? यह है कि राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना सिद्धांत का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। फिर अगला है कि राजनीतिक व्यवहार को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। राजनीतिक शास्त्रियों का एक विशेष उत्तरदायित्व है कि वे राजनीतिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करके राजनीतिक व्यवहार के संबंध में सामान्यीकरण प्रस्तुत करें। मतलब आप देखिए कि जो भी हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो विचारक हैं, उनका एक थिंकर्स है, उनका एक दायित्व है कि वो हमारी राजनीतिक प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस का साइंटिफिक एनालिसिस करके जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसमें इस प्रकार के सर्वमान्य जनरलाइज किया जाए, ताकि उसमें जो भी निष्कर्ष निकाले जा सके वो बिल्कुल एक तौर पे सही साबित हो और सर्वमान्य हो, जिससे राजनीति के विशेषज्ञ होने के नाते जनसाधारण अभिजनों और राजनीतियों के लिए राजनीतिक व्यवहार की निष्पक्ष निडर मार्गदर्शक रहे। इसके लिए राजनीतिक सिद्धांत का बड़ा महत्व उपयोग है। इसके द्वारा वास्तविक राजनीति के अग्नि स्वरूपों को तुरंत ज्ञान हो जाता है। ठीक है, सेकेंड उन्होंने बात बताई है कि इसमें क्या महत्व है सिद्धांत का, कि स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करना।
राजनीति विज्ञान को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत अपरिहार्य है, बहुत जरूरी है। इसी पर इस विषय में एकीकरण, सामंजस्य, पूर्व कथनीयता, वैज्ञानिकता लाना और अन्य शोध संभावना निर्भर है। वस्तुतः सिद्धांत के अभाव में किसी अनुशासन का विकास और स्वायत्तता संभव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। सिद्धांत अवधारणात्मक विचार बंध का कार्य करता है। डेविड स्टर्न ने अवधारणात्मक विचार बंध के स्वरूप में अपने सिद्धांत का महत्व बताया है। वे एक दिक् सूचक की तरह दिशा निर्देश करता रहता है। यह तथ्य संग्रह और शोध को प्रेरणा को दिशा प्रदान करता है। शासन प्रणाली और शासकों को औचित्यपूर्ण प्रदान करना। शासन प्रणाली एवं शासकों के कार्य को औचित्यपूर्ण प्रदान करने में एक सिद्धांत एक उपकरण की भूमिका अदा करता है। वे कभी राष्ट्रवाद के नाम पर तो कभी लोकतंत्र और समाजवाद के नाम पर भी अपने आप का विस्तार करते रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से सिद्धांत का राजनीति विज्ञान में बहुत बड़ा महत्व है और यही एक नवीनतम विचार, नवीनतम विषय सामग्री प्रदान करता है, जो समय समय पर अलग अलग विचारकों द्वारा और जो उसमें प्रदान किए जाते हैं ताकि एक नवीनतम सामग्री उपस्थित हो सके।